Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's class will be talking about the consequences of WW1. Consequences of WW1 यानी क्या नताइज निकले वर्ल्ड वॉर वन के बाद, व्हाट वाज द रिजल्ट्स। ठीक है, यानी पहली जंग अज़ीम के बाद क्या नताइज निकले। ये जंग अज़ीम 1914 से शुरू हो गया था, ठीक है, और 11 नवंबर 1918 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, वो तो आपको पहली क्लास में हमने बताया है, सही है, हिस्ट्री के। ये जंग किसके दरमियान में था? सेंट्रल पावर के दरमियान और एलाइड पावर्स के दरमियान। साथ में सेंट्रल पावर में एक एम्पायर मुस्लिम का भी था जिसको हम कहते हैं ओटोमन एम्पायर। सल्तनत उस्मानिया जो है वो सेंट्रल पावर के साथ था इस जंग में। ठीक है, तो ये काज भी बनी मतलब वर्ल्ड पहले जंग अज़ीम ओटोमन एम्पायर की तबाही का। सही है, इट वाज द फॉल ऑफ द ओटोमन एम्पायर कुछ हद तक। ठीक है, अभी बाद में मुस्तफ़ा कमाल आ रहा है, फिर उसको तुर्क्स दोबारा उसको इकट्ठे कर रहे हैं। फिर यहाँ पर भी एक खिलाफत मोमेंट शुरू होती है इंडिया में, जिसका असर इंडिया में भी आता है। उसको भी आज खिलाफत के मोमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो हमारे पाक स्टडी का हिस्सा भी है, हिस्ट्री का भी हिस्सा है। सो टुडेज एक्चुअली क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ये जो मुआहिदा हो गया था पहले जंग अज़ीम के बाद, वो कौन सी मुआहिदा थी? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जिनमें छोटे छोटे से मुआहिदे किए गए ताकि ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाए। जिसमें ज़्यादा नुकसान किसको दिया गया? जर्मनी को। जर्मनी के बहुत से इलाके उन्होंने ले लिए और उन्होंने एलाइड पावर्स को दिए, मतलब ब्रिटेन ने ले लिए, फ्रांस ने कुछ इलाके ले लिए, और नए नेशंस भी क्रिएट हो गए, नए नए ममालिक भी वजूद में आ गए। सही है, तो और ओटोमन एम्पायर भी साथ में डिज़ाल्व हो गया इन द ट्रीटी ऑफ सवर्स। सवर्स का मतलब भी है डिवीजन। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हो गई थी, वर्सलीज यानी एक पैलेस था जहां पर बड़े बड़े लीडर्स बैठते थे फ्रांस में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? याद रखे, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस में क्या हुआ कि उस वक्त के एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट और जितने भी अखबार वाले थे, जितने भी एंकर्स थे रेडियोस की वगैरह की, ठीक है, क्या हो गया, उन्होंने इसको कह दिया अ डिक्टेटेड पीस ट्रीटी। कि ये ट्रीटी क्या है? ये एक डिक्टेटेड पीस ट्रीटी है। डिक्टेटेड पीस ट्रीटी का क्या मतलब है कि भाई इसमें ये जोर पर कराई गई है। इसमें जो जर्मन था जिन्होंने शिकस्त खाई, जो सल्तनत उस्मानिया था, ओटोमन एम्पायर थी, साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी थी जिन्होंने शिकस्त खाया था, मतलब पहले जंग अज़ीम में, उनमें उनके कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था और उन्होंने ये बस उनसे डायरेक्टली उन्होंने साइन लिया था। तो ये कहते हैं ये जो जिन्होंने जंग जीता था, जो द विनर्स ऑफ द वार थे, कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका। ठीक है, ये जो 4 विनर्स थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से फैसले किए और डायरेक्टली बगैर किसी पूछते हुए जर्मनी से, ओटोमन एम्पायर से और दूसरे जितने भी मतलब डिफीटेड स्टेट्स थे उस वक्त, उनसे साइन कराया गया, खासकर जर्मनी से। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इट वाज अ डिक्टेटेड पीस ट्रीटी। डिक्टेटेड पीस का क्या मतलब है? जिसमें दबाव हो, जिसमें प्रेशर हो, कि ये जो मुआहिदा हो गया था पहले जंग अज़ीम को खत्म करने का, ये एक डिक्टेटेड पीस ट्रीटी था, क्योंकि इसमें ना जर्मनी के ओपिनियंस के बारे में पूछा था, ना उनसे कुछ चीजें उनको मतलब उनको कम से कम चाहिए था कि वो टेबल पर बैठते, उनसे पूछते कि भाई आप राजी है इस ट्रीटी पर या नहीं है। तो लिहाजा इसलिए हम कहते इट वाज अ वन वे डिक्टेटेड पीस ट्रीटी। वन वे का क्या मतलब है कि जो
ट्रीटी तो उसको कहते हैं जब दो फरीकीन यानी जो ग्रुप्स राजी हो आपस में, लेकिन उन्होंने वार जीता लिहाजा ये ताकतवर थे। कौन कौन सा? फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए यानी अमेरिका, यूएस और इटली, साथ में इटली भी था, ठीक है, और ब्रिटेन। तो ये जो 4-5 थे ये तो ताकतवर थे, लिहाजा उनकी तरफ से ये जो ट्रीटी हुई थी, ये मुआहदा हो गया था, वो जबरदस्ती किससे साइन कराया गया था? जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी ने तो शिकस्त खाई थी। डू यू अंडरस्टैंड? तो ट्रीटी, डिक्टेटेड पीस ट्रीटी इनको कहते हैं, या इसको हम कहते हैं वन वे ट्रीटी। वो कहते हैं कि जर्मन्स जो थे, जर्मन्स देयर ओपिनियंस, उनके ओपिनियंस थे या क्रिटिसिज्म, जितने भी उनके राय थे, उनके तनकीद थे इस ट्रीटी पर, तो दे इग्नोर्ड एलाइड पावर्स, मतलब जिन्होंने जंग जीता, एलाइड पावर्स इग्नोर्ड them। एलाइड पावर्स ने क्या किया? उनको इग्नोर किया। यानी जर्मन्स के ओपिनियंस को, क्रिटिसिज्म को एलाइड पावर ने क्या किया? इग्नोर किया, उनसे नहीं पूछा गया था, ठीक है। सो दिस वाज एक्चुअली अ डिक्टेटेड पीस। एक तो एक वजह है, सी, ओके। नाउ ये जो द क्लॉज ऑफ लॉस ऑफ टेरिटरी, द क्लॉज ऑफ लॉस ऑफ टेरिटरी, ये जो लॉस हो गई टेरिटरीज का, यानी इलाके किन किन से ले गए? जो सेंट्रल पावर्स थे, जो डिफीट हो गए थे। यानी इस पीस में ट्रीटी ऑफ वर्सली को हम इसलिए डिक्टेटेड पीस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई यहां पर जितनी भी नुकसान हो गई थी, किसकी हो गई थी, किस इलाके लिए गए थे इस ट्रीटी में? जर्मनी से, सेंट्रल पावर से, यानी ज्यादा इलाके इन दोनों से लिए गए थे। एक था जर्मनी, दूसरा था AH ऑस्ट्रिया हंगरी से ले गए थे, ठीक है। यानी इन ममालिक से, और ओटोमन एम्पायर भी साथ में इसमें से था ना। ओटोमन एम्पायर जो है आपका, उनसे भी कुछ इलाके लिए गए थे। ओटोमन एम्पायर यानी जर्मनी का जो एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया हंगरी थी, इनके इलाकों को काट कर इलाइड पावर के दरमियान में क्या किया? उन्होंने तकसीम की। डिंडसेट इसकी भी वजह थी, हमने पिछले क्लास में किया था, वो तो आ रहे हैं, अभी भी दोबारा डिस्कस करेंगे। तो जो लॉस ऑफ टेरिटरी है, ये किसको हुई? ये तो सेंट्रल पावर्स को हुई। ये तो भी नाइंसाफी है। जंग तो सिर्फ जर्मनी ने शुरू नहीं की थी, जंग में तो इंग्लैंड भी मौजूद था, जंग में तो फ्रांस भी मौजूद था। तो ये जो जर्मन्स थे वो कहते थे कि भाई सिर्फ हम नुकसान उठाएंगे इस जंग का, सिर्फ हम जिम्मेदार होंगे। इसी तरह ओटोमन एम्पायर वाले भी कहते सिर्फ हम जिम्मेदार होंगे। सो इसी वजह से जो जर्मन्स ने ट्रीटी के लिए राजी हो गए थे, उसकी एक वजह थी, मैं आपको बता रहा हूं, इसको याद रखें। असल में जर्मन्स हार नहीं मानते अगर यूएस नहीं कूदता। अगर अमेरिका इस जंग में नहीं होता तो अभी जर्मनी काबिज होता किस पर? एलाइड पावर्स पर, क्योंकि उनके साथ तो पावर भी था, रिसोर्सेज भी थे उनके साथ। ये जर्मनी था जो ऑस्ट्रिया हंगरी को भी मोटिवेट कर रहा था जंग में, उनको भी पुश कर रहा था, उनको भी साथ में इस जंग में ले जा रहा था। Did you see what I'm saying? तो लिहाजा ये क्यों राजी हो गए जर्मन? याद रखिए, एक IR एक्सपर्ट के मुताबिक वो कह रहे कि भाई ये जो जर्मन्स थे, ये वुड्रो विल्सन के पॉइंट्स के मुताबिक जो है वो तैयार हो गए थे कि भाई हम सरेंडर करते हैं। अगर वुड्रो विल्सन के जो 14 नुकात हैं, 14 पॉइंट्स है, अगर उनके मुताबिक ये मुआहदा होती है तो हम तैयार है। इसलिए जर्मन ने सरेंडर किया, जर्मन सरेंडर्ड।
तो 7 में उनके मुताबिक नहीं हो गया, 14 पॉइंट्स के मुताबिक ये ट्रीटी नहीं हुई वुडरो विल्सन की विजन की 14 पॉइंट्स के मुताबिक। तो इसलिए लॉस ऑफ टेरिटरी किसको आ गई, ये जर्मनी को ज्यादातर आ गए, ये ऑस्ट्रिया हंगरी को आगे। याद रखे एक सर्वे के मुताबिक 50%, मैं यहां पर लिखता हूं 50% इलाके जो है 50% टेरिटरी लॉस जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी को आ गई, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रिया को अलहदा किया, हंगरी को अलहदा किया, वो भी आ रहे हैं, ठीक है। 40% लॉस किसको आ गई, जर्मनी को। नाउ तो जर्मन्स ने सरेंडर क्यों की कि ये जो वुडरो विल्सन था ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उन्होंने 14 नुकात इस ट्रीटी ऑफ वर्सली के लिए रखे गए थे कि भाई ट्रीटी ऑफ वर्सली इस बुनियाद पर होगी। वो तो हमने 14 नुकात भी मतलब पिछले वीडियोस क्लासेस में हमने मतलब डिफाइन किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस मुआहदे में लॉस ऑफ टेरिटरी किसको होती है, जर्मनी को, ओटोमन एम्पायर को और ऑस्ट्रिया हंगरी को। 50% ऑस्ट्रिया हंगरी को होती है, 40% जर्मनी को होती है और 10% किसको होती है, ओटोमन एम्पायर को। सही है, तो इस डिवीजन को याद रखें। ये तो हो गया क्या, इनकी डिक्टेटेड पीस यानी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बारे में। एक और चीज, जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन्स थे, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जर्मनी वर डिसॉल्व्ड, ये यानी जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन्स थे, वो इलाके जहां पर वहां पर सनतकारी होती थी जर्मनी का, वो इलाके उन्होंने डिसॉल्व किए। उन्होंने कुछ पोलैंड को गए, ठीक है, हमने कहा था अगर आपको याद है, कुछ नए ममालिक को मसलन यूगोस्लाविया को, चेकोस्लोवाकिया को, ठीक है, इनको दिए गए, ठीक, कुछ इलाके से। तो लिहाजा क्या हो गया, ये जो एलाइड पावर्स थे, मतलब जिन्होंने जंग जीता था, एलाइड पावर्स, ठीक है, ये जो एलाइड पावर्स थे वो चाहते थे कि भाई जर्मनी को हम इतना कमजोर कर ले कि वो दोबारा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट ना बने। एक इलाका था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में, एक इलाका था इसी तरह ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो एक रीजन था, इंडस्ट्रियल जोन था, लेकिन उनकी आबादी की वजह से वहां पर वोट डाली गई, तो बाद में वो जर्मनी को दिया गया था। एक इलाका जो इंडस्ट्रियल जोन था, बाकी जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स थे, जितने भी इंडस्ट्रियल टेरिटरीज थे, वो जर्मनी से ले गए, किसने लिए, एलाइड पावर को दिए गए। सही है। सो वो कौन सी इलाका थी, वो याद रखें, रीजनल, ये एक अपर सिसली, आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग, आई थिंक इट वाज सिसली, चेक द स्पेलिंग प्लीज, अपर सिसली ऑफ वेस्टर्न प्रूजा। प्रूजा एक बड़ी रीजन थी, सही, ठीक है। ये भी एक इंडस्ट्रियल जोन था, ठीक है। तो ये उस इंडस्ट्रियल जोन आफ्टर वोट के बाद, इसको याद रखें, वोट के बाद किसको दिया गया, जर्मनी को। बाकी जितने भी जर्मन के टेरिटरीज थे, इलाके थे, सनती इलाके थे, वो सब किसने लिए, वो एलाइड पावर ने लिए, या उन्होंने न्यू मेड यानी न्यू क्रिएटेड कंट्रीज को या न्यू क्रिएटेड नेशंस को दिए, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, यूगोस्लाविया, सर्ब्स और क्रोएशिया, ठीक है, साथ में पोलैंड को दिए गए। वो तो हमने मतलब पिछले क्लास में किए थे। सो दिस वाज एक सिल्सिया, बिल्कुल, अपर सिल्सिया ऑफ वेस्टर्न प्रूजा। सो दिस वाज हैंडेड ओवर टू जर्मन्स आफ्टर द वोट। एक तो ये हो गई इनके साथ बेइंसाफी। दूसरी बेइंसाफी ट्रीटी ऑफ वर्सफेली, ये क्रिटिसिज्म है जो उस वक्त लोग कर रहे थे कि भाई ये डिक्टेटरशिप से लॉस ऑफ टेरिटरी किनको गई, जो डिफीटेड थे उनको गई, साथ में
रीजनल जितने भी इंडस्ट्रियल जोन थे, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन्स थे किसके, जर्मनी के, वो डिसॉल्व कर दिए गए, वो दूसरे ममालिक को हवाला कर दिए गए, ठीक है। और एक जो छोटी सी इलाका थी वो भी वोट के बाद उनको दिया गया है, सही है। तो जो दूसरा पॉइंट था जिस पर लोग उस वक्त तनकीद कर रहे थे ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, वो था द क्लॉज ऑफ राउंड डिसआर्ममेंट, ठीक है। द क्लॉज ऑफ राउंड डिसआर्ममेंट। राउंड डिसआर्ममेंट का क्या मतलब है? अगर आपको याद है वुडरो विल्सन की 14 पॉइंट्स उसमें था कि भाई इस जंग के बाद राउंड डिसआर्ममेंट होगी, मतलब जितने भी मुमालिक इन्वॉल्व थे इस जंग में तमाम अपने असलहे को, तमाम अपने वेपन्स को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया था, यहां पर तो जर्मनी थी जिस पर उन्होंने डिसआर्ममेंट लगाई थी, पॉलिसी किस पर अप्लाई हो गई, सिर्फ जर्मन पर। जर्मन को क्या कहा था, इट वाज जर्मन, वो कह रहे, ये जो एक्सपर्ट है वो कह रहे इट वाज जर्मन which was made disarmament। ये तो जर्मन था जिसको डिसआर्मन बनाया गया, ठीक है। जर्मन को क्या कहा गया था, अगर आपको याद है हमने कहा था 1 लाख सोल्जर होंगे आपके पास, 1 लाख सोल्जर्स, ज्यादा नहीं होंगे। 6 बैटल शिप होंगे, यस 6 बैटल शिप्स होंगे आपके पास, और 9 यू बोट्स होंगे, मतलब सबमरीन नहीं होंगे आपके पास। ये जर्मनी था जिन्होंने पहले सबमरीन। तो उस वक्त याद रखिए वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जर्मनी के साथ थे 8.8 मिलियन सोल्जर्स, मतलब 88 लाख सोल्जर्स थे उनके साथ। जब उनको मतलब शिकस्त हुई इस जंग में, पहले जंग अजीम में, तो क्या होगा, ये जो एलाइड पावर्स थे उन्होंने इस ट्रीटी पेस में किसको मतलब डिसआर्मन किया, सिर्फ जर्मनी को किया कि भाई आप 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मतलब प्रोड्यूस नहीं करोगे, साथ में यू बोट्स नहीं होंगे, साथ में 6 बैटल शिप्स होंगे, इसके अलावा नो नेवी तो बिल्कुल नहीं होगी, नो नेवी, इस पॉइंट को याद रखें, सही। तो ये था उनका मतलब। तो ये जो एक्सपर्ट्स, आईआर के एक्सपर्ट्स है या जितने भी हिस्टोरियंस है, वो इसलिए इनको कह रहे हैं कि भाई ये जो वुडरो विल्सन की पॉइंट थी राउंड डिसआर्ममेंट, राउंड का मतलब है टोटल डिसआर्ममेंट। इस तरह नहीं होगा कि भाई सिर्फ जर्मनी करेगा, सिर्फ मतलब फ्रांस करेगा, सिर्फ ब्रिटेन करेगा, सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी करेंगे, या सिर्फ ओटोमन एम्पायर को डिसआर्ममेंट करेंगे, बल्कि सब डिसआर्ममेंट होंगे। तो लिहाजा ये तमाम ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया पर किसको डिसआर्ममेंट कर दिया गया, सिर्फ जर्मनी को। तो ये भी एक पॉइंट थी जो लोग उस वक्त जर्मन खुद उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है कि हम सिर्फ डिसआर्मड हो गए, या फ्रांस के साथ बड़े बड़े टेक्नोलॉजी नहीं है, ब्रिटेन के साथ बड़े बड़े नेवीज के शिप्स नहीं पड़े हैं, तो लिहाजा इसलिए वो कह रहे थे इट वाज अ डिक्टेटेड ट्रीटी। साथ में देयर वाज अनदर वन, एक अनदर पॉइंट, ये जो रेपरेशंस था, रेपरेशंस का क्या मतलब है, रीबिल्डिंग, रीप्रिपरेशंस ऑफ समथिंग। रेपरेशंस चार्जेस was laid upon whom? Upon Germany। जर्मनी को इस ट्रीटी में क्या किया था, जुर्माना किया था $38 बिलियन कि भाई आपको $38 बिलियन देने होंगे। तो जर्मन्स कह रहे कि भाई हमने तो सिर्फ जंग नहीं की, तो ओटोमन एम्पायर को भी जुर्माना करे ना, साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी को भी कर ले, बल्गारिया को भी कर ले, जंग तो सिर्फ हमसे नहीं रशिया को भी कर ले। तो लिहाजा इसी वजह से ये जो रिपेरेशंस का चार्जेस थे, ठीक है, ये किस पर डाले गए थे, जर्मनी पर। जर्मनी को उस वक्त 38 बिलियन जुर्माना किया था, $38 बिलियन। आज का अगर आप काउंट कर ले वो तकरीबन बनते हैं $80 ट्रिलियन, ठीक है। सो रिपेरेशंस चार्जेस वाज लाइड अपॉन जर्मनी, ठीक है।
ये जर्मनी को उन्होंने क्या किया था, उनको जुर्माना किया था। तो लिहाजा ये जो एक्सपर्ट्स थे, जो जर्मन के लोग थे, वो खुद कह रहे थे कि भाई ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ठीक है, नाउ दिस वाज अनदर वन। ओके, ये एक पॉइंट है यहां पर। तो हमने कहा था, एक पॉइंट को याद करें कि ये रिपेरेशंस की चार्जेस कौन डाल रहा था उन पर? क्लेमेंसो, सही, जॉर्ज क्लेमेंसो, रिमेंबर, जो फ्रांस का प्रेसिडेंट था। वो क्यों डाल रहा था? वो कह रहा था कि भाई तबाही तो मेरी हो गई है। जंग का जो सेंटर था यूरोप में, वो पहले जंग अजीम का, वो कौन सा जगह था? वो था फ्रांस। तो फ्रांस का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो गया था, इट वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसलिए जो क्लेमेंसो था वो जर्मनी पर ये डाल रहा था। दूसरी पॉइंट की क्या थी कि भाई जर्मनी को हम इकोनॉमिकल टर्मोइल में डाल देंगे। अगर वो इकोनॉमिकल टर्मोइल में होगी, अगर वो अंदरूनी फाइनेंशियल वायलेंस के, मतलब फाइनेंशियल वायलेंस उसमें मौजूद होगा, तो फिर क्या होगे? तो वो दोबारा तरक्की नहीं कर सकेंगे। लिहाजा वो इसी तरह सजा दे रहा था किसको? जर्मनी को। Do you understand? This was the point. और यहां पर एक और चीज है, ये क्यों डिसआर्म करना चाहता 1 लाख सोल्जर? याद रखिए, जर्मनी से जितने भी टेरिटरी ली गए, फिर भी जर्मनी टेरिटरी के लिहाज से सबसे बड़ी थी। Do you understand? तो यहां पर इनको क्यों, इन पर मतलब उनको ऊपर डिक्रीज कर दिया गया था कि भाई आपके साथ 1 लाख सोल्जर होंगे, 9 यू बोट्स होंगे, 6 बैटलशिप होंगे। इसलिए क्योंकि फिर भी टेरिटरी के लिहाज से जर्मनी बड़ी थी। तो लिहाजा ये जो एलाइड पावर्स के लोग थे, वो चाहते थे, वो लीडर्स थे, वो चाहते थे कि भाई वो अंदरूनी सिविल वार में खो जाए, ताकि वो मजबूत गवर्नमेंट ना आ जाए, ताकि वो इलाके को कंट्रोल कर सके। तो लिहाजा उनके पास पहुंच कम होगी, पुलिस कम होंगे, तो लिहाजा वहां पर क्या होगा? वहां पर खाना जंगी होगी, सिविल अनरेस्ट होगा। तो लिहाजा ये जो जर्मनी है, ये सिविल अनरेस्ट से बाहर नहीं आएगा। Do you understand? What was the reason why they made it leg? क्योंकि वो चाहते थे कि अंदरूनी कानून और उनका जो लॉज है वो नाफिज ना हो जाए। जहां पर लॉज और कानून नहीं होते, पॉलिसीज नहीं होती, तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट के लिए तो क्या हमें चाहिए? पुलिस चाहिए ना, फोर्सेस चाहिए। तो लिहाजा अगर उनके फोर्सेस कम होंगे, उनकी मतलब सोल्जर्स कम होंगे, तो वो अपने इलाके को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा वहां पर क्या होगी? सिविल वॉर्स होंगे, वहां पर सिविल अनरेस्ट होगी, वहां पर खाना जंगी होगी। तो ये थे एलाइड पावर्स की एक दूसरी बड़ी गेम। ठीक है, सो नाउ देयर वाज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर। यहां पर जब उस वक्त न्यूज एंकर्स या रिपोर्टर्स ये एलाइड पावर्स से क्वेश्चन पूछते थे कि भाई आप तो गलत कर रहे हैं, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया तो डिक्टेटर पीस है, तो वो क्या रीजन दे रहे थे? व्हाट वाज द रीजन कि आपने एक तरफ से टेरिटरीज को ले लिए, ओटोमन एम्पायर के टेरिटरीज को भी खत्म किए, साथ के में टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी को भी आपने डिसॉल्व किया। तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे? वो एक रीजन दे रहा था। अलाइड पावर की तरफ से क्या था? अलाइड पावर कहते थे कि हम जो यहां पर डिवीजन कर रहे हैं, उस पॉइंट को याद रखें, वो ये पॉइंट इस्तेमाल कर रहा था, प्रिंसिपल ऑफ, ये उनकी पॉइंट थी, प्रिंसिपल ऑफ नेशनैलिटी, ethnicity and self determination। इस पॉइंट को याद रखें, प्रिंसिपल ऑफ नेशनैलिटी, एथनिसिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये उनका मेजर प्रिंसिपल था या मेजर आर्गुमेंट था। यहां पर मैं लिखता हूं मेजर प्रिंसिपल था, किसका? एलाइड पावर का। अभी आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, देखते। नाउ लुक एट हियर प्लीज। वो क्या कह रहे थे? दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। जब उनसे लोग पूछते थे कि भाई आप तो नाइंसाफी कर रहे हैं, आप किन टेरिटरीज को हवाला कर रहे हैं, उनके साथ आजाद भी कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि भाई हमारा पॉलिसी है, प्रिंसिपल क्या है
कि जो एक नेशन है उसको हम अलहदा करेंगे, एम्पायर में नहीं रहेंगे। यानी एक कौम है जो एक टेरिटरी में रहता है, ठीक है, वो बस एक कौम, एक खास टेरिटरी में रहता है, कॉमन लैंग्वेज है उसका, वो टेरिटरी जिसमें ग्रुप लोग रहते हैं, जिसका मतलब कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन कल्चर है, तो वो एक नेशन है। उस वक्त की डेफिनेशन थी, अभी तो नहीं है, ठीक है। साथ में एथनिसिटी, मतलब एक माइनॉरिटी रहती है किसी इलाके में और वो आज़ादी चाहती है, वो कहते हैं कि हमारे लिए अलहदा मतलब स्टेट होगा, तो लिहाजा इसी बुनियाद पर हम कुछ इलाके ओटोमन एम्पायर के, कुछ इलाके ऑस्ट्रिया हंगरी के अलहदा कर रहे हैं। और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन द क्राई फॉर इंडिपेंडेंस। ऐसे इलाके के लोग हैं जो जर्मनी के रीजन्स थे लेकिन उनके साथ नाखुश है, लिहाजा वो आजादी चाहते थे, इसलिए हमने उसको आजादी दी। डू यू अंडरस्टैंड? ये वो कह रहे थे उस वक्त कि भाई जो नेशंस है, जो एथनिसिटीज है और सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो आजादी चाहते हैं, तो हम उनको आजादी दे रहे हैं। हम कौन से हंगरी या जर्मनी को तोड़ रहे हैं? हम तो उनको आजादी दे रहे हैं। ये तो उनके साथ नाइंसाफी है। ये उनके आर्गुमेंट्स थी। अभी अगर हम फर्दर जाए ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये अपने आर्गुमेंट्स पर नहीं उतरे थे, उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स को भी फॉलो नहीं किया। वो तो वैसे उस वक्त कह रहे थे कि हम इस तरह करेंगे, क्योंकि ऐसे इलाके थे जिसमें जर्मन्स थे, मिलियंस और मिलियंस, उनको पोलैंड को दिया गया था। अल्लाह का जर्मन्स थे। पोलैंड में जो लोग रहते हैं वो पॉलिश स्पीकिंग है, वो पॉलिश एथनिसिटी है, वो पॉलिश ट्राइब है, और उनको एक इलाका है अभी आ रहा है तो उनको उनकी तरफ दिया था। अल्लाह के वहां पर जर्मन रहते थे। इनकी इस गलती की वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गई। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग अभी आ रही है नाउ। वो क्या चाहते थे कि भाई जो नेशन है किसी इलाके में उनको हम अलहदा करेंगे, ठीक है। जो एथनिसिटी है, जो लोग आज़ादी चाहते हैं, उनको हम अलहदा करते हैं। एम्पायर को ज़रूरत नहीं है किसी एम्पायर को, लेकिन उनका मेन मकसद था ओटोमन एम्पायर को ख़त्म करना, जर्मनी को ख़त्म करना और ऑस्ट्रिया हंगरी को ख़त्म करना, ताकि दोबारा वो ना उठ सके। डू यू अंडरस्टैंड? दिस वाज द पॉइंट। लेकिन ये आर्गुमेंट इस्तेमाल कर रहा था। इसका मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें वो कह रहे थे कि हम ये करेंगे, मतलब जो कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं उनको अलहदा करेंगे, जो आज़ादी चाहते हैं उनको अलहदा करें। लेकिन ऐसे इलाके जिनमें जर्मन थे उनको पोलैंड की, जिनमें जर्मन थे उनको क्रूशिया के हवाला किया था। तो लिहाजा एक जो जर्मन्स की जितने भी ट्राइब्स थे, जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग थे, वो चाहते थे कि वो डिवाइड हो जाए, दोबारा रीयूनाइट ना हो जाए। ये एलाइट पावर की अपनी थॉट थी कि उनको हम रीयूनाइट से बचाते हैं, ताकि ये इनके दरमियान में दोबारा यूनिटी ना हो जाए, ताकि दोबारा एक बड़ी ताकत ना बने, इसलिए उनको वो डिवाइड कर रहे थे। अंडरस्टैंड? सो इसकी मैं यहां पर इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। एनी क्वेश्चन? सर साथ में वो न्यूज़ वाले से ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके पास जो कैलोनियल है, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन के साथ इंडिया का, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो अभी वो आ रहे हैं ना, अभी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। क्रॉस क्वेश्चन सर हो सकता था। यस, लेकिन उसको वो तो एलाइट पावर थे, वो तो क्रॉस क्वेश्चन के लिए जर्मन को भी नहीं पूछते थे। वो तो ऑटोमन एम्पायर की बी मेंबर्स को उन्होंने नहीं बिठाया। सही। ये जो उनकी प्रिंसिपल थी, ये यहां पर मैं आपको पॉइंट लिखा, इट वॉज नॉट कंप्लीटली फॉलोड। इट वॉज नॉट कंप्लीटली फॉलोड। ये जो उनकी प्रिंसिपल थी कि भाई हम ये, इट वॉज नॉट कंप्लीटली फॉलोड। व्हाई? सिग्निफिकेंट amount of territories significant amount of territories territories with German speaking population was given
टू न्यूली क्रिएटेड नेशंस। क्या था? सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टेरिटरीज, यानी बहुत बड़े बड़े इलाके जिनमें जर्मन स्पीकिंग की पॉपुलेशन थी, जर्मन स्पीकिंग की आबादी थी, उनको जो नए नेशंस पैदा हो गए, जो नए इलाके उन्होंने मतलब इंडिपेंडेंस उनको दिया, उनके साथ शामिल किए, ताकि जो जर्मन की स्पीकिंग के लोग हैं वो क्या हो जाए, वो डिवाइड हो जाए, वो उसमें यूनिटी नहीं होगी। बाद में ये हिटलर था, वो कह रहा था कि हम उधर भी है इधर भी है तो हम साथ में क्यों नहीं होते। ये एक रीजन था जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर। ओके, सो was given to newly created nation. For example, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है। पोलैंड को ऐसे टेरिटरीज दिए गए, याद रखिए पोलैंड had territories with more than 1 million Germans। ठीक है, पोलैंड को ऐसे टेरिटरी दिए गए जिसमें मोर देन 1 मिलियन पोलैंड को ऐसे टेरिटरीज दिए गए जिनमें मोर देन 1 मिलियन कौन थे? जर्मन्स थे। इसी तरह इसी ट्रीटी में अगर आपको याद है एक और चीज हो गई थी, वो था वो क्या था? रिलेशन ऑफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। उनकी रिलेशन पर, उनकी ताल्लुक पर पाबंदी लगाई गई थी या नहीं लगाई गई थी? लगाई गई थी ना। लेकिन आईआर के एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि भाई ये जो ऑस्ट्रिया और हंगरी है, हालांकि हंगेरियन पीपल है, हालांकि ऑस्ट्रियन पीपल है, लेकिन जर्मनी के उनके साथ बहुत ज्यादा जेनेटिक रिलेशन था। तो जेनेटिक रिलेशंस की बुनियाद पर, मतलब उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो, उनके एंसेस्टर जो है वो कॉमन है, तो लिहाजा इन पर आप लोग क्यों बैन लगाते हो कि इनके साथ, इनके दरमियान इनका रिलेशंस नहीं होना चाहिए? अंडरस्टैंड? जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर कल से पाकिस्तान उसके जो पश्तून ट्राइब्स है वो अफगानिस्तान के साथ कुछ नहीं करेंगे, तो यही इसी पॉलिसी को हम कहते हैं। उसी वक्त भी ये पॉलिसी था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ, यानी जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ कुछ रिलेशंस नहीं रखेंगे, कुछ ट्रीटीज और मुआहदे नहीं करेंगे। तो उस वक्त के आईआर के एक्सपर्ट्स और उस वक्त के जो हिस्टोरियंस थे, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो जर्मन्स थे, ज्यादातर एक्सपर्ट वो यही कह रहे थे कि भाई ये तो नाइंसाफी हैं, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, हम इनके साथ क्यों ताल्लुक ना रखें। Do you understand? So this was another one bad point or demerit of the Treaty of Versailles. ठीक है। जब इसी ट्रीटी में क्या हो गया, ऑस्ट्रिया को अलहदा कंट्री बनाई गई, आपको याद है गाइस, और हंगरी को अलहदा, हंगरी वॉज अनदर इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये क्या कह रहे थे, उन्होंने एक इलाका थी जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट लैंड। ये जो स्टूडेंट यार इट्स अ बिट, यस प्रोनाउंसिएशन इज वेरी गुड, स्टूडेंट लैंड जो है, स्टूडेंट एंड लैंड, इसमें ये इलाका इन दोनों को दिया गया। इस इलाके में देख ले, स्टूडेंट इन लैंड, या स्टूडेंट इन लैंड,
ओके या यस यस, स्वीडेंटनलैंड या, बाद में फिर इसे स्वीडन भी बन गया, स्वीडन। ओके, स्वीडेंटनलैंड जो है, स्वीडेंटनलैंड जो है ये दिया गया कुछ इलाका हंगरी को और कुछ ऑस्ट्रिया को। डू यू अंडरस्टैंड? हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, इसमें थे 3 मिलियन जर्मन्स, तो ये जर्मनी के साथ क्या थी, एक नाइंसाफी थी। ठीक है, ये तो एक पॉइंट था। Sir, this part was it was the part of Germany. जी, This place was the part of Germany. ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी का इलाका था। ठीक है, अब ये पार्ट है चेकोस्लोवाकिया का। ये स्वीडेंटनलैंड ना, ये अभी पार्ट है, अभी मौजूदा वक्त में चेकोस्लोवाकिया का मतलब हिस्सा है। ठीक है, ये चेकोस्लोवाकिया मतलब असल में यहाँ पर जर्मन रहते थे, तो लिहाजा इस टेरिटरी को जर्मनी के साथ शामिल करना चाहिए था। तो कुछ दिया गया ऑस्ट्रिया को, कुछ दिया गया हंगरी को और कुछ दिया गया हत्ता के चेकोस्लोवाकिया को दिया गया। तो आज का जो पार्ट है वो है चेकोस्लोवाकिया का। सही है, सो ये उनको दिया गया, तो लिहाजा ये जो जर्मन्स थे वो उनके खिलाफ हो गए। ये इतने नाइंसाफी या इतना इनजस्ट जब जर्मनी के साथ हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, अ बिग एक्सक्यूज। वॉज मैड, मेक इट ऑफ प्लीज। ओके, ये बिग एक्सक्यूज को बाद में आते, लुक एट हियर प्लीज। ये क्यों उनको डिवाइड करना चाहते? एक याद रखिए, जो रीजन्स थे, एक तो इंडस्ट्रियल थे, दूसरी ये न्यू बेबीज कंट्रीज को क्यों दे रहे थे, ताकि वो जल्दी से तरक्की कर ले और जो जर्मनी है वो नीचे हो जाए, उनकी इंडस्ट्रीज खराब हो जाए, उनकी तिजारत। साथ में एक और चीज, ये पोलैंड को क्यों बनाया गया था, मतलब आज़ादी दी गई, ऑस्ट्रिया को अलहदा, हंगरी को अलहदा, ये इसलिए ये फ्यूचर में ये जो एलाइड पावर्स के बिग फोर थे ये डरते थे, तो लिहाजा बाद में इनको एज अ बफर जोन हम इस्तेमाल करेंगे। बफर जोन का क्या मतलब है कि अगर जंग होती है तो उन इलाकों में होगा, हमारे घर तक यानी हमारे लैंड्स तक वो नहीं पहुंचाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर सराउंडिंग अगर आप उस मैप में देख ले, मैंने आपको मैप दिया था, वो ग्रुप में पड़ी है, तो अब देख ले, जर्मनी अभी सेंटर में होगी, सराउंड में पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया, तो यहां पर वो सराउंड करिए, उनके लिए बफर जोन बना रहा है फ्यूचर में। कैसा ना हो कि जो जर्मनी है कल फ्यूचर में क्या हो जाए, वो दोबारा डेवलप हो जाए, दोबारा यूनिटी हो जाए, फिर भी अगर झगड़ा होती है तो इन इलाकों में होगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए जर्मन्स जो है उनको इस इलाकों में मुख्तलिफ टेरिटरीज में डिवाइड कर दिए गए थे। तो ये वो कह रहे थे, वो सोच रहे थे एलाइड पावर्स कि भाई ये तो हमारे लिए अभी फायदा हो गया कि हमने इस तरह से प्लान बनाया, लेकिन बाद में ये इनकी बड़ी गलती, क्या ये थी इनकी बड़ी गलती, ये जो बिग एक्सक्यूज, दिस वाज बिग एक्सक्यूज वाज मैड। किसके लिए? फॉर हिटलर। जब हिटलर आ गया पावर में, तो हिटलर ये चीखें मार रहा था कि भाई पोलैंड भी हमारा है, वहां पर हम रहते हैं, चेकोस्लोवाकिया भी हमारा है, वहां पर हम रहते हैं, युगोस्लोवाकिया भी हमारे है, वहां पर हम रहते हैं, ये तो हमारे इलाके हैं। तो ये जो एक्सपेंशन था सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले, हिटलर जब पावर में आ गया तो हिटलर अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड कर रहा था। क्यों? आर्गुमेंट्स उसकी क्या थी कि पोलैंड में अगर देख ले हमारे ही लोग रहते हैं, हम चाहते हैं उनको आजादी दे दे, और वहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी जो जर्मन स्पीकिंग थे, पोलैंड में थे लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो चाहते थे कि हम जर्मनी के साथ क्या हो जाए, एक हो जाए। तो लिहाजा इसलिए हिटलर ने एक्सपेंड की, हिटलर ने दोबारा जो है जर्मनी को एक मजबूत ताकत दी, इस एक्सक्यूज की वजह से। ये उनके लिए सबसे बड़ी गलती। अल्लाह का वो सोचते थे कि हमारे लिए फायदा होगा, ये डिवाइड होंगे, रीयूनाइट नहीं होंगे। सही है, उनके इंडस्ट्रियल जोन हमने उनको दिए, तो जितने भी इंडस्ट्रियल जोन थे, जितने भी इंडस्ट्रियल टेरिटरीज थे, वो तो चले गए नए कंट्रीज के साथ या एलाइड पावर को। तो बाद में ये उनके लिए बड़ी
नाकामी की सबब बन गई एलाइड पावर्स को, क्योंकि अभी जब हिटलर आ गया तो हिटलर लोगों को कह रहा था कि भाई पोलैंड है या बेल्जियम है, जो भी है वहां पर तो हमारे इलाके हैं, वहां पर तो हमारे लोग रहते हैं।